नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भीष्म शाहनी जी की लिखी कहानी गंगू का साया। तो ये कहानी शुरू करते हैं। गंगू की जब नौकरी छूटी तो बरसात का पहला छींटा पड़ रहा था। पिछले 3 दिन से गहरे नीले बादलों के पुंज आकाश में करवटें ले रहे थे, जिनकी छाया में गर्मी से अलसाई हुई पृथ्वी अपने पहले ठंडे उच्छ्वास छोड़ रही थी और शहर भर के बच्चे बूढ़े बरसात की पहली बारिश का नंगे बदन स्वागत करने के लिए उतावले हो रहे थे। यह दिन नौकरी से निकाले जाने का न था। मजदूरी की नौकरी थी बेशक, पर बनी रहती तो इसकी स्थिरता में गंगू भी बरसात की छींटे का शीतल स्पर्श ले लेती। पर हर शगुन के अपने चिन्ह होते हैं। गंगू ने बादलों की पहली गर्जन में ही जैसे अपने भाग्य की आवाज सुन ली थी। नौकरी छूटने में देर नहीं लगी। गंगू जिस इमारत पर काम करती थी उसकी निचली मंजिल तैयार हो चुकी थी। अब दूसरी मंजिल पर काम चल रहा था। नीचे मैदान में से गाड़ी की टोकरियां उठा उठा कर छत पर ले जाना गंगू का काम था। मगर आज सुबह गंगू टोकरी उठाने के लिए जमीन की ओर झुकी तो उसके हाथ जमीन तक ना पहुंच पाए। जमीन पर पांव के पास पड़ी हुई टोकरी को छूना एक गहरे कुएं के पानी को छूने के समान होने लगा। इतने में किसी ने गंगू को पुकारा, मेरी मान जाओ गंगू, अब टोकरी तुमसे ना उठेगी, तुम छत पर ईंट पकड़ने के लिए आ जाओ। छत पर लाल ओढ़नी पहने और 4 ईंटें उठाए दूल्हों मजदूरन खड़ी उसे बुला रही थी। गंगू ने न माना और फिर एक बार टोकरी उठाने का साहस किया, मगर होठ काट कर रह गई। टोकरी तक उसका हाथ पहुंच न पाया। गंगू के बच्चा होने वाला था, कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। छत पर बैठकर ईंट पकड़ने वाला काम आसान था। एक मजदूर नीचे मैदान में खड़ा एक एक ईंट उठाकर छत की ओर फेंकता और ऊपर बैठी मजदूरन उसे झपट कर पकड़ लेती। मगर गंगू का इस काम से खून सूखता था। कहीं झपटने में हाथ चुक जाए और उड़ते हुए ईंट पेट पर आ लगे तो क्या होगा। ठेकेदार हर मजदूर के भाग्य का देवता होता है। जो उसकी दया बनी रहे तो मजदूर के सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पर जो देवता के तेवर बदल जाए तो अनहोनी भी हो सकती है। गंगू खड़ी सोच ही रही थी, कहीं से मकान की परिक्रमा लेता हुआ ठेकेदार सामने आ पहुंचा। छोटा सा पतला शरीर, काली टोपी, घनी घनेरी मूंछों में से बीड़ी का धुआं छोड़ता हुआ गंगू को देखते ही चिल्ला उठा, देख क्या रही है, उठाती क्यों नहीं? जो पेट निकला हुआ था तो आई क्यों थी? गंगू धीरे धीरे चलते हुए ठेकेदार के सामने आ खड़ी हुई। ठेकेदार का डर होते हुए भी गंगू के होठ पर से वो हल्की सी स्निग्ध मुस्कान ओझल न हो पाई, जो महीने भर से उसके चेहरे पर खेल रही थी, जब से बच्चे ने गर्भ में ही अपने कौतुक शुरू कर दिए थे। और गंगू की आंखें जैसे अंतर्मुखी हो गई थी। ठेकेदार झगड़ता तो भी शांत रहती, और जो उसका घर वाला बात बात पर तेना उठता तो भी चुपचाप सुनती रहती। काम क्यों नहीं करूँगी? छत पर ईंट पकड़ने का काम दे दो, वो कर लूँगी, गंगू ने निश्चय करते हुए कहा। तेरे बाप का मकान बन रहा है, जो चीज चाह करेगी। चल दूर हो यहाँ से, आधे दिन के पैसे ले और दफा हो जा, हरामखोर आ जाते हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? दूरों मेरा काम कर लेगी, मैं उसकी जगह चली जाऊंगी, काम तो होता रहेगा। पहले पेट खाली करके आओ, फिर काम मिलेगा। क्षण भर में ठेकेदार का रजिस्टर खुल गया और गंगू के नाम पर लकीर फिर गई। इन उसी वक्त बारिश का छींटा भी पड़ने लगा। गंगू ने समझ लिया कि जो आसमान में बादल न होते तो काम पर से भी छुट्टी न मिलती। आकाश में बादल आए नहीं कि ठेकेदार को काम खत्म करने की चिंता हुई नहीं। इस हालत में घर वाली मजदूरन को कौन काम पे रखेगा? गंगू चुपचाप ओढ़नी के पल्ले से अपने घर को ढकते हुए बाहर निकल आई। उन दिनों दिल्ली फिर से जैसे बसने लगी थी। कोई दिशा या उपदिशा ऐसी न थी जहाँ नई आबादियों के झुरमुट न उठ रहे हों। नए मकानों की लंबी कतारें
समुद्र की लहरों की तरह फैलते हुए अपने प्रसार में दिल्ली के कितने ही खंडहर और स्मृति कंकाल रोंदती हुई आगे बढ़ रही थी। देखते ही देखते एक नई आबादी कर्म से माथा ऊंचा किए समय का उपहास करते हुए खड़ी हो जाती। लोग कहते दिल्ली फिर से जवान हो रही है। नई आबादियों की बाढ़ आ गई थी। नया राष्ट्र, नए निर्माण कार्य। लोगों को इस फैलती राजधानी पर गर्व होने लगा था। जहाँ कहीं किसी नई आबादी की योजना पनपने लगती तो सैकड़ों मजदूर खींचे हुए अपने फूस के छप्पर कंधों पर उठाए वहां जा पहुंचते और उसी की बगल में अपनी झोपड़ी में बस्ती खड़ी कर लेते। और जब वह नई आबादी बनकर तैयार हो जाती तो फिर मजदूरों की टोलियां अपने फूस के छप्पर उठाए किसी दूसरी आबादी की नींव रखने चल पड़ती। मगर ज्यों ही बरसात के बादल आकाश में मंडराने लगते तो सब काम ठप हो जाता और मजदूर अपने झोपड़े में बैठे आकाश को देखते हुए चौमासे के दिन काटने लगते। कई मजदूर अपने गांव में चले जाते पर अधिकतर छोटे मोटे काम की तलाश में सड़कों पर घूमते रहते। काम इतना न था जितने मजदूर आ पहुंचते थे। दिल्ली के हर खंडहर को ही अपनी गाथाएं कहानी है, पर मजदूर की फूस की झोपड़ी का खंडहर क्या होगा और कहानी क्या होगी। हंसती खेलती नई आबादियों ने इन झोपड़ियों का या इन झोपड़ियों में खेले गए नाटकों का स्मृति चिन्ह भी नहीं मिलता। उस रात गंगू और उसके पति घीसू देर तक झोपड़े के बाहर बैठे अपनी स्थिति को सोचते रहे। जो छुट्टी मिल गई थी तो घर क्यों नहीं चली आई, कहीं दूसरी जगह काम देखती। देखा है इस हालत में कौन काम देगा। जहाँ जाओ ठेकेदार पेट देखने लगते हैं। झोपड़े के अंदर उसका 6 बरस का बालक रिसा सोया पड़ा था। घीसू कई दिनों से चिंतित था। 3 आदमी खाने वाले और कमाने वाला, अब केवल एक और। ऊपर चौमासा और गंगू की हालत। उसका मन खींच उठा। अगर और 15-20 रोज मजदूरी पर निकल जाते तो क्या मुश्किल था। घर वाली औरतें बच्चा होने वाले दिन तक काम पर जुटी रहती हैं। घीसू गठीले बदल कर नाटे कद का मजदूर था। जो किसी बात पर तिनक उठता तो घंटों उसका मन अपने काबू में न रहता। थोड़ी देर चिलम की कष्ट लगाने के बाद धीरे धीरे कहने लगा, तुम गांव चली जाओ। गांव में मेरा कौन है। तू पहले ही सब पाठ पढ़े हुए है। तू इस हालत में जाएगी तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा भाई जमीन पर पाँव नहीं रखने देगा। 2 दफे तो तुमसे लड़ने मरने की नौबत आ चुकी है। तो यहाँ क्या करेगी। मेरे काम का भी कोई ठिकाना नहीं। सुनते हैं सरकार ज्यादा मजदूरी लगा कर 3 दिन में बाकी सड़क तैयार कर देना चाहती है। मरम्मती काम तो चलता रहेगा, गंगू ने धीरे से कहा। मरम्मती काम से 3 जीव खा सकते हैं। 1 दिन काम है, 4 दिन नहीं। काफी रात गए तक उधेड़ बूंद चलती रही। सोमवार को गंगू गांव पर से बर्खास्त हुई और शनिचर तक पहुंचते पहुंचते झोपड़ की गृहस्थी डमाडोल हो गई। माँ बाप और बेटा 3 जीव खाने वाले और कमाने वाला केवल एक। गंगू काम की तलाश में सुबह घर से निकल जाती और दोपहर तक बस्ती के 3-3 चक्कर काट आती। किसी से काम को पूछती तो या तो वह हंसने लगता या आसमान पर मंडराते बादल दिखा देता। सड़कों पर दर्जनों मजदूर दोपहर तक घूमते हुए नजर आने लगे। फिर एक दिन जब घीसू ने घर लौटकर सुना दिया कि सरकारी सड़क का काम समाप्त हो चुका है तो घीसू और गंगू मजदूरों के स्तर से लुढ़क कर आवारा लोगों के स्तर पर आ पहुंचे। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। भरपेट खाना किसी को न मिल पाता। छोटा बालक रिसा जो दिन भर खेलते न थकता था, अब झोपड़े के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता। पति पत्नी रोज रात को झोपड़े के बाहर बैठते, झगड़ते, परामर्श करते और बात बात पर खींच उठते। फिर एक रात 1000 सोचने और भटकने के बाद घीसू के उद्विग्न मन ने घर का खर्चा कम करने की तरकीब सोची। अधभरे पेट की भूख को चिलम के धुएं से शांत करते हुए बोला, रिसो को किसी काम पर लगा दे। रिसा क्या करेगा, छोटा सा तो है। छोटा है, भले चंगे आदमी का राशन खाता है। इस जैसे सब लड़के काम करते हैं। गंगू चुप रही।
कमाऊ बेटा किसे अच्छा नहीं लगता, मगर रीसा भी सड़क पर चलता भी था कि माँ बाप का हाथ पकड़कर ये क्या काम करेगा, पर घीसू कहता गया, इस जैसे बच्चे बूट पॉलिश करते हैं, साइकिलों की दुकानों पर काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, क्या नहीं करते। कल इसे मैं गणेशी के सुपुर्द कर दूंगा, इसे बूट पॉलिश करना सिखा देगा। गणेशी घीसू के गांव का आदमी था। इस बस्ती से एक फलांग दूर पुल के पास छोटी सी कोठरी में रहता था। अब छोटी सी संदूकची कंधे पर लटकाया गलियों में चक्कर काटता और बूटों के तलवे लगाया करता था। दूसरे दिन घीसू काम की खोज में झोपड़े में से निकलते हुए गंगो को कह गया, मैं गणेशी को रास्ते में कहता जाऊंगा, तू सूरज चढ़ते तक रीसे को उसके पास भेज देना। रीसा काम करने पर निकला। छोटा सा पतला शरीर, चकित उत्सुक आंखें, बदन पर एक ही कुर्ता लटकाए हुए। गणेशी के घर तक पहुंचना कौन सी आसान बात थी। रास्ते में प्रकृति रीसे के मन को लुभाने के लिए जगह जगह अपना माया जाल फैलाए बैठी थी। किसी जगह दो बच्चे झगड़ रहे थे, उनका निपटारा करना जरूरी था। रीसा घंटा भर उन्हीं के साथ घूमता रहा। कहीं एक भैंस कीचड़ में फंसी पड़ी थी, कहीं पर एक मदारी अपना खेल दिखा रहा था। रीसा दिन भर घूम फिर कर दोपहर के वक्त हाथ में एक छड़ी घुमाता हुआ घर लौट आया। कह देना आसान था कि रीसा काम करे, मगर रीसे को काम में लगाना नए बैल को हल में जोतने के बराबर था। पर उधर झोपड़े में बची बचाई रसद छिन्न होती जा रही थी। दूसरे दिन घीसू उसे स्वयं गणेशी के सुपुर्द कराया और 5-7 अपने पैसों भी पॉलिश के डिब्बे और ब्रश के लिए दे आया। उस दिन तो रीसा जैसे हवा में उड़ता रहा। दिल्ली की नई नई गलियां घूमने को मिली, नए नए लोग देखने को मिले, चप्पे चप्पे पर आकर्षण था। रीसा ये समझ में ना आया कि बाप गुस्सा क्यों हो रहा था जब उसे यहाँ घूमने के लिए ही भेजना चाहता था। दुकानें रंग बिरंगी चीजों से लदी हुई और भीड़ इतनी कि रीसे का लुब्ध मन भी चकरा गया। रीसे की माँ सड़क पर आंखें गाड़े उसकी राह देख रही थी। जब रीसा अपने बोझल पांव खींचता हुआ घर पहुंचा, अपने 6 साल के नन्हे से जीवन में वह इतना कभी नहीं चल पाया था जितना कि वह आज एक दिन में। मगर माँ को मिलते ही वो उसे दिन भर की देखी दिखाई सुनाने लगा। और जब बाप काम पर से लौटा तो रीसा अपना ब्रश और पॉलिश के डिब्बे उठाकर भागता हुआ उसके पास पहुंचा। बप्पू, तेरा जूता पॉलिश कर दूं? जिसे सुनकर घीसू के हर वक्त तने हुए चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मेरा नहीं, किसी बाबू का करना जो पैसे भी देगा। और गंगो और उसका पति अपनी कमाऊ बेटे की दिनचर्या सुनते हुए कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं भूल गए। दूसरे दिन आया। घीसू और रीसा अपने अपने काम पर निकले। 2 रोटियां एक चिट्ठड़ में लिपटी हुई घीसू की बगल के नीचे और एक रोटी रीसे की बगल के नीचे। दोनों सड़क पर इकट्ठे उतरे और फिर अपनी अपनी दिशा में जाने के लिए अलग गए। पर आज रीसा जब सड़क की तलाई पार करके पुल के पास पहुंचा तो गणेशी वहां पर नहीं था। थोड़ी देर तक मुंह में उंगली दबाए वह पुल पर आते जाते लोगों को देखता रहा। फिर गणेशी की तलाश में आगे निकल गया। शहर की गलियां एक के बाद दूसरी अपना जटिल इंद्रजाल फैलाए, जैसे रीसे के इंतजार में ही बैठी थी। एक के बाद दूसरी गली में बढ़ने लगा, मगर किसी में भी उसे कल का परिचित रूप नजर न आया। नहीं कहीं गणेशी की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर तक घूमने के बाद रीसा एक गली के मोड़ पर बैठ गया। अपनी पॉलिश के डिब्बे और ब्रश सामने रख दिए और अपने पहले ग्राहक का इंतज़ार करने लगा। गणेशी की तरह उसने मुंह टेढ़ा करके पॉलिश का सब पूरी चिल्लाहट के साथ पुकारा। पहले तो अपनी आवाज़ को सुनकर वो खुद ही स्तब्ध रहा, फिर निसंकोच बार बार पुकारने लगा। 5-7 मर्तबा जोर जोर से चिल्लाने पर एक बाबू जो सामने एक दुकान की भीड़ में सौदा खरीदने के इंतज़ार में खड़ा था, रीसे के पास चला आया। पॉलिश करने का क्या लोगे? जो खुशी हो दे देना।
ऋषि ने गणेशी के वाक्य को दोहरा दिया। बाबू ने बूट उतार लिए और दुकान की भीड़ की ओर जाकर खड़ा हो गया। ऋषि ने अपनी डिबिया खोली। गणेशी के वाक्य तो वह दोहरा सकता था, मगर उसकी तरह हाथ कैसे चलाता? बूट पर पॉलिश क्या लगी जितनी उसकी टांगों, हाथों और मुंह को लगी। एक जूतों पर पॉलिश लगाने में ऋषि की आधी डिबिया खर्च हो गई। अभी बूट के तलवे पर पॉलिश लगाने की सोच ही रहा था कि बाबू सामने आन खड़ा हुआ। ऋषि के हाथ अनजाने में ठिठक गए। बाबू ने बूटों की हालत देखी। आओ देखा न था, जोर से ऋषि के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, जिससे ऋषि का मुंह घूम गया। उसकी समझ न आया कि बात क्या हुई है। गणेश को तो किसी बाबू ने थप्पड़ नहीं मारा था। हरामजादे। काले बूटों पर लाल पॉलिश लगा दी और गुस्से में गालियां देने लगा। पास खड़े लोगों ने यह अभिनय देखा। कुछ हंसे, कुछ एक ने बाबू को समझाया, दो एक ने ऋषि को गालियां दी और उसके बाद बाबू गालियां देता हुआ बूट पहनकर चला गया। ऋषा हैरान और परेशान, कभी एक के मुंह की तरफ देखता, कभी दूसरे की तरफ, और फिर वहां से उठकर धीरे धीरे गली के दूसरे कोने पर जाकर खड़ा हो गया। हर राह जाते बाबू से उसे डर लगने लगा। गणेश की तरफ पॉलिश चिल्लाने की उसकी हिम्मत न हुई। ऋषि को माँ की याद आई और उल्टे पांव वापस हो लिया, मगर गलियों का कोई छोर किनारा न था। एक गली के अंत तक पहुंचता तो 4 गलियां और सामने आ जाती। अनगिनत गलियों में घूमने के बाद वो घबरा कर रोने लगा, मगर वहाँ कौन उसके आंसू पोंछने वाला था। एक गली के बाद दूसरी गली लांघता हुआ, कभी गणेश की तलाश में, कभी माँ की तलाश में, वो दोपहर तक घूमता रहा। बार बार रोता और बार बार स्तब्ध और भयभीत चुप हो जाता। फिर शाम हुई और थोड़ी देर बाद गलियों में अंधेरा छाने लगा। एक गली के नाके पर खड़ा सिसकियाँ ले रहा था। उस जैसे ही लड़कों का टोला यहाँ वहाँ से इकट्ठा होकर उसके पास आ पहुँचा। एक छोटे से लड़के ने अपनी फटी हुई टोपी सिर से सिसकाते हुए कहा, अभी साले रोता क्यों है? दूसरे ने उसका बाजू पकड़ा और ऋषि को खींचते हुए एक बरामदे के नीचे ले गया। तीसरे ने उसे धक्का दिया। चौथे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा उसे। फिर एक छोटे से लड़के ने अपने कुर्ते की जेब में से थोड़ी सी मूंगफली निकाल कर ऋषि की झोली में डाल दी। ले साले, अभी कोई रोता भी है? हमारे साथ घुमा कर हम भी बूट पॉलिश करते हैं। आधी रात गए नन्हा ऋषा जीवन की एक पूरी मंजिल एक दिन में लांघ कर अपने सिर के नीचे ब्रश और पॉलिश की डिबिया और एक छोटा सा चीथड़ा रख के उसी बरामदे की छत के नीचे अपनी यात्रा के नए साथियों के साथ भाग्य की गोद में सोया पड़ा था। उधर झोपड़े के अंदर लेटे लेटे कई घंटे की विफल खोज के बाद घीसू गांगों को आश्वासन दे रहा था, मुझे कौन काम सिखाने आया था? सभी गलियों में ही सीखते हैं, मरेगा नहीं। घीसू का बेटा है, कभी न कभी तुझे मिलने आ जाएगा। घीसू का उद्विग्न मन जहाँ बेटे को यूं चले जाने पर व्याकुल था, वहाँ इस दारुण सत्य को भी न भूल सकता था कि अब झोपड़े में 2 आदमी होंगे और बरसात काटने तक और गंगों की गोद में नया जीव आ जाने तक झोपड़े शायद सलामत खड़ा रह सकेगा। गंगो झोपड़े की बालिश्त भर ऊंची छत को ताकते हुए चुपचाप लेटी रही। उसी वक्त गंगो के पेट में उसके दूसरे बच्चे ने करवट ली, जैसे संसार का नवा गंतुक संसार का द्वार खटखटाने लगा हो। और गंगो ने सोचा, ये क्यों जन्म लेने के लिए इतना बेचैन हो रहा है? गंगो का हाथ कभी पेट के चपल बच्चे को सहलाता, कभी आंखों से आंसू पोंछने लगता। आकाश पर बरसात के बादलों से खेलती हुई चांद की किरणों के नीचे नए मकानों की बस्ती झिलमिला रही थी। दिल्ली फिर बस रही थी और उसका प्रसार दिल्ली के बढ़ते गौरव को 4 चांद लगा रहा था। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।